ये क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो मैंने इसमें बोला कि आपको अगर बेसिक फॉर्मूला आपका पता है ओम्स लॉ वाला, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ये पता है अपने को R इक्वल टू वी बाई आई होता है। दूसरी बात, एरर्स चाहे प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, हमें फॉर्मूला पता है कैसे निकाली जाएगी। तो कैसे आएगी, डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक क्वांटिटी है V तो डेल्टा V बाई वी, और दूसरी क्वांटिटी है I तो डेल्टा I बाई आई। ये आपका तरीका हो जाएगा रेजिस्टेंस में एरर निकालने का। डेल्टा R यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा डेल्टा V बाई वी इंटू आर प्लस डेल्टा I बाई आई इंटू आर। ये हो जाएगा। हमें पता है कि V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ यूज कर लेता हूँ। V इक्वल टू आई आर के केस में यहाँ देखो नीचे का आ जाएगा, ये चलो इसको ऐसे ही रख लेते हैं सीधा सीधा इसको, क्योंकि क्वांटिटीज अभी ठीक ही है, बहुत दिक्कत नहीं है। इसको सीधा ही यूज कर लेते हैं अपन। V, so this is V, this is delta V, this is I, this is delta I। ये आपको सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। डेल्टा V is 5 by V is 100 into R। R आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए पहले। V दे रखा है 100, I दे रखा है आपको 10, दिस इज 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस डेल्टा I 0.2 डिवाइडेड बाय I 10 इंटू 10। तो यहाँ से आपको डेल्टा R मिल जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, या 0.5, ये कैंसिल आ जाए 0.2, 0.5 प्लस 0.2, ये मिल गया 0.7। सो दिस इज डेल्टा R, एरर इन रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिख लेंगे, R प्लस माइनस डेल्टा R। तो वैल्यू R आप निकाल चुके हैं, दिस इज 10 ओम प्लस माइनस 0.7 ओम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 10 प्लस माइनस 0.7 ओम्स फॉर द रेजिस्टेंस। तो ये चार जो तरीके हैं, ये आपकी जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनसे रिलेटेड थे। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे सीधे सीधे आपको एरर्स को ऐड करना है, चाहे समेशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स ऐड हो जाएंगे। बात करते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन की। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चाहे प्रोडक्ट हो डिवीजन, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा और फाइनल आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, जो फिफ्थ ऑपरेशन आता है इसमें वो आता है पावर का ऑपरेशन, कि किसी फॉर्मूला में जब पावर्स आ जाती हैं तब कैसे निकाली जाए उसकी एरर। तो ये भी बहुत आसान सा काम है। क्या करना है देखिए, मान लीजिए ए एक क्वांटिटी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और आप उसको पावर लगाना चाह रहे हैं एन। सो दिस न्यू क्वांटिटी इज जेड, और हमें जेड में अब एरर निकालनी है कि आप जब एन पावर लगा देंगे तो अब इसकी वजह से कितनी इसमें एरर हो जाएगी। तो जेड के अंदर एरर डेल्टा जेड है, ये हमें कैलकुलेट करना है, जेड इक्वल टू ए पावर एन। तो क्या किया, हमने इसकी पावर लगाई। इसमें से अगर मैं ए को बाहर ले लेता हूँ तो ए की पावर एन बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। और अब ध्यान दीजिए, हमने अप्रोक्सीमेशन टेक्निक पढ़ी थी जब मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन टेक्निक पढ़ाई। क्या टेक्निक थी वो, कि अगर वन प्लस एक्स होल पावर एन अगर ऐसा है जहां पे x जो है वो 1 से बहुत छोटा है, ये कंडीशन, तो ये n पावर अंदर आ जाती है और लिखा जाता है 1 प्लस एन एक्स। दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, तो वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यूज क्या करेंगे, तो देखिए डेल्टा ए बाई ए, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमने पिछली बार प्रोडक्ट के केस में भी देखा था, दिस डेल्टा ए बाई ए इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो ये x है बेसिकली, क्या लिखा है 1 प्लस माइनस एक्स होल पावर एन, ऐसा ही तो लिखा है। तो x जब 1 से बहुत छोटा है तो पावर अंदर आ सकती है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं, तो इस तरफ है आपके पास z, अगर यहाँ से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और z इधर से डिवाइड कर दिया तो z हट गया, बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एन टाइम्स। तो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, क्या आई एरर आपके पास, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। तो बेसिकली हुआ क्या, जो पावर थी वो सीधी सीधी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फ्रैक्शनल एरर में, यहाँ से आपको टोटल एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में अपन देख लें, तो आपको बोला गया कि एक एरिया, हाँ चलिए मान लीजिए एक क्यूब है, उस क्यूब की जो साइड है वो दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स। आपसे पूछा गया कि बताइए एरर इन वॉल्यूम कितनी होगी, एरर इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितनी होगी।
ठीक है, तो आपको बेसिकली निकालना है एरर इन द वॉल्यूम डेल्टा वी। तो क्या कर सकता हूं मैं, डेल्टा वी मुझे पता है कि अगर साइड एल है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, साइड का क्यूब। तो अगर इसमें मुझे एरर निकालनी है डेल्टा वी, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा वी बाई वी कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पावर लगा रहे हैं उस पावर से आप सीधा सीधा इसको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो डेल्टा वी बाई वी इज वॉल्यूम, एल क्यूब सो 10 का क्यूब, दिस इज 1000 इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एल, डेल्टा एल यहाँ दे रखा है 0.1 बाई एल, ये दे रखा है 10। यहाँ से आपको डेल्टा वी मिल गया। देखिए कितना मिला, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये इस तरफ चला गया, डेल्टा वी आपको मिल गया 0.1 इंटू 100 विच इज 10। तो ये आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जब वॉल्यूम को लिखेंगे तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, 1000 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। और खाली एरर इन द वॉल्यूम पूछा था, तो एरर इन द वॉल्यूम इज 10 प्लस माइनस 10, ये आपके यहाँ पे एरर हो जाएगी। तो इस तरीके से पांचों जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे हैं, इनको हमें यूज करना यहाँ पे आना चाहिए। अब ये हमेशा अलग अलग तो आएंगे नहीं, फॉर्मूला में सब कुछ आता है। फॉर्मूला में दो चीजें मल्टीप्लाई भी होती हैं, कुछ डिवाइड भी होता है, किसी की पावर भी होती है, सब मिला के एक साथ बनता है। तो हम इसके लिए एक जनरल रूल बना लेते हैं। तो जनरल रूल कैसे बनाएंगे, जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा, जहाँ पे तीन क्वांटिटीज है ए बी और सी, इनकी कुछ पावर्स हैं बी पी और आर, जहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो क्या करना चाहिए, हमें पता है कि इन सब में मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या पावर हो, फ्रैक्शनल अपने को यूज करना पड़ेगा, डेल्टा ए बाई ए या डेल्टा बी बाई बी या डेल्टा सी बाई सी, फ्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज इसमें बनते हैं। तो हम यहाँ यही करने वाले हैं। दिस फ्रैक्शनल डेल्टा जेड बाई जेड कैन बी रिटन एज, ये पावर ए के लिए आगे आ जाएगी तो पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, बी की पावर क्यू है तो क्यू आगे आ जाएगी डेल्टा बी बाई बी, और ऐसे ही जब सी की पावर आर है तो ये आर आ जाएगा डेल्टा सी बाई सी। और याद रखिए ये सारी पावर्स ऐड होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, सब में पावर्स या सब में एरर्स ऐड होती है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं आसानी से, जिसमें आप टोटल एरर बता पाएंगे। अगर परसेंटेज पूछिए तो सब में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको सारी परसेंटेज एरर्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स जो इस फॉर्मूला से दी जा रही है, क्या क्या हो गया, ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 1 और डी पावर हाफ नीचे है यहाँ पे। ठीक है, रूट डी मतलब डी पावर हाफ। इफ द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स इन ए बी सी डी, ये सारी आपको दी हुई है, परसेंटेज एरर आपको दी है 4%, 2, 3 एंड 1%। तो आपको पूछा है कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स बताइए। इन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2013। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एरर पे पूछा गया था नीट में। सो क्या करना होगा, हम जानते हैं कि जब भी इस टाइप से जनरल आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रैक्शन वाला चीज अपने को देखनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, पावर जब भी हो तो पावर सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की पावर देखें तो 2 है, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, प्लस बी की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी, प्लस चाहे डिवाइड में हो प्रोडक्ट में हो प्लस ही लगाना है तो फिर से प्लस लगा दिया, सी की पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी, प्लस डी की पावर हाफ है, अभी पावर चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो अपने को हमेशा प्लस चाहिए, एरर्स हमेशा ऐड होंगी, इसलिए अपन लगाएंगे यहाँ पे हाफ टाइम्स डेल्टा डी बाई टी। ये आ गया। ऐसा नहीं करना है कि नीचे रूट में है तो ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगा, मैं यहाँ माइनस हाफ कर दूं, नहीं, क्या करना है हमेशा एरर्स को ऐड करना है, तो आप हमेशा ऐड करते चलिए इस तरीके से। ओके, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब आपको दे रखी है यहाँ पे परसेंटेज एरर्स, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं दिया, डेल्टा डी अलग से नहीं दिया या डी अलग से नहीं दिया, ऐसा नहीं दे रखा, परसेंटेज एरर्स दे रखी है। तो हमें वो परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए कि क्या था परसेंटेज एरर। अगर ए में मैं परसेंटेज एरर देख रहा हूँ, परसेंटेज एरर इन ए, तो उसका मतलब था डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, दिस वॉज द परसेंटेज एरर। ऐसे ही परसेंटेज एरर इन बी कैन बी रिटन एज डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये आपको यहाँ पे दे रखी है 4%, 2%, 3% एंड 1% एबीसीडी के लिए। और यहाँ पे अपने पास ध्यान से देखो तो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन बन भी रहा है, डेल्टा ए बाई ए ये बन रहा है, डेल्टा बी बाई बी बन रहा है। तो यहाँ अपन इस पूरे फॉर्मूला को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 मैं यहाँ पे सब जगह कर देता हूँ।
इससे क्या होगा कि सब कुछ परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। ये अपना फॉर्मूला बन गया और अब तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि ये तो सीधे सीधे अपने को वैल्यूज पता है। रखते हैं। तो परसेंटेज एरर इन एक्स आपसे पूछा ही गया है, परसेंटेज एरर इन एक्स पूछा गया है। 2 टाइम्स ए में है 4%, 3 टाइम्स बी में है 2%, सी में है 3%, हाफ टाइम्स डी में है 1%। तो आंसर क्या जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0.5, final answer is 17.5%. So percentage error in X can be given as 17.5%. क्लियर है? और आप देखिए कि कितना बड़ा फर्क पड़ा है इसका। हर एक में बहुत छोटी छोटी एरर्स थी, एक में 1%, 2%, 3%, 4%, ऐसी एरर है अगर आप इंडिविजुअल देखो। लेकिन इन सबका जब कॉम्बिनेशन हमने देखा ना तो फाइनल रिजल्ट 17.5% डिफर आया, इतनी ज्यादा एरर इसमें आ गई। तो इसीलिए हर एक मेजरमेंट का फाइनल रिजल्ट पे फर्क पड़ता है और वो अपन यहाँ से आराम से देख भी पा रहे हैं। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है। जल्दी से यस और नो बता देंगे। यस सर। केवल एक को ही क्लियर हुआ, बाकी सब सबका जवाब चाहिए मुझे। अर्पित, नैन्सी, हर्षल, श्रुति। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एरर वाला पोर्शन जो होता है वो खत्म होता है। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम से। इसको भी अपन आज खत्म कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है इस बारे में अगर बात करें तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक लकड़ी की एक लेंथ आपको मेजर करनी थी। आपने एक मीटर स्केल उठाई और उस मीटर स्केल से मेजर करनी शुरू की। मीटर स्केल क्या होता है? जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है और जिसपे 1 mm का एक स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे आपकी स्केल है 15 सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर पे हर एक सेंटीमीटर तो बना ही होता है, उसके अंदर एमएम बने होते हैं 10, है ना, हर एक के अंदर। तो ऐसे 1 मीटर की लेंथ है जिसपे स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ जो हम उस पर देख सकते हैं इज 1 mm। ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट हो गया 1 mm। ये मैंने आपको कल भी बोला था, लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू उस पर पढ़ी जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट पे, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। सो लीस्ट काउंट इज 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर है। उससे आपने इसको मेजर करना शुरू किया। अब जब मेजर करेंगे तो भाई अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग मेजर कर सकता है। किसी ने इसको 7.20 सेंटीमीटर बोला, किसी ने 7.22 बोला, किसी ने 7.23 सेंटीमीटर बोला, ऐसे मेजरमेंट किए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो कि शुरू के सारे पॉइंट्स इसमें सेम 7.2 7.2 7.2, जो भी डिफरेंस आया वो कहाँ पे आया? लास्ट वाले डिजिट में डिफरेंस आया। ठीक है, लास्ट डिजिट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, so the number of meaningful digits is 3 which communicate both measurement and also the precision of the instrument used। मेजरमेंट क्या आया कि ये 7.2 सेंटीमीटर के आसपास है, पहली बात। और प्रिसीजन क्या आया कि जो 1 mm का इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे प्रिसाइज प्रिसीजन को डिसाइड करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच कंटेन्स numbers that are known reliably and first uncertain number। तो बेसिकली जब भी आपके सामने ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ मेजरमेंट लिखे होंगे, उसमें आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स यहाँ पे देखने होंगे। ठीक है, तो अब इन सिग्निफिकेंट नंबर्स के भी कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को अपने को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे यहाँ पे यह है, इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो ये सारी जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, तो इसके टोटल हो गए 5। ये 1.2 अगर एक नंबर है तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन अगर ऐसा एक नंबर है 0.123 तो इसमें सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जीरो को ये काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे जीरो काउंट नहीं होंगे, इस पर्टिकुलर केस में ये जीरो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी चेंजेस आएंगे वो इसके बाद ही चेंजेस आएंगे, 4 5, या आप कह सकते हैं कि ये किसी ने 0.123 मेजर किया तो किसी ने 0.124 मेजर कर लिया, या किसी ने 0.125 मेजर कर लिया। इस तरफ कोई चेंजेस नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं है ना कि एक
स्टिक है, एक स्टिक को कोई मेजर कर रहा है 1.23 मीटर, कोई मेजर कर रहा है 0.023 मीटर्स। एक मीटर का डिफरेंस तो नहीं आ सकता। जो भी डिफरेंस आएगा वो लास्ट में mm या सेंटीमीटर्स में आएगा। तो जो भी डिजिट्स चेंजेस होंगे वो इसी में होंगे। तो दीज 3 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे 3 आया। तो ये सारे रूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आप कैसे इनको डिसाइड करोगे कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 0 काउंट हो रहा है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 0 काउंट हुआ। तो ऐसा नहीं कि 0 कभी काउंट नहीं होगा, वो कहाँ पे प्लेस्ड है उस पर डिसाइड करेंगे कि उसे काउंट है करना है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ऐसा अपने को सारी चीजें देखनी है। इसमें देखें तो इसमें भी 3 है। चलिए, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इतने सारे 0 हैं लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट इज ओनली 1 2। तो इसको कैसे हम बात करेंगे, इसके कुछ रूल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी डिजिट जो नॉन जीरो है वो कहीं भी प्लेस्ड हो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। जो 7 यहाँ पे ये डिजिट है, यहाँ पे ये नंबर है, तो इसमें सारे डिजिट नॉन जीरो हैं। तो मतलब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे यहाँ पे 2008 लिखा हुआ है, तो इस तरफ नॉन जीरो नंबर्स हैं, उसके बीच में जितने भी जीरो हैं वो सारे काउंट होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। All zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. To the right of a non-zero digit and to the left of a decimal point. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 30700 पॉइंट, यहाँ पे लगा हुआ है, डेसिमल एक लगा हुआ है। ठीक है, तो जो सारे नंबर्स इस नॉन जीरो नंबर के बाद हैं, मतलब ये दोनों जीरो और इस डेसिमल से इस तरफ हैं, ये सारे काउंट होंगे। तो मतलब बेसिकली बात ये हो गई कि डेसिमल से पहले अगर यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर है और डेसिमल के बीच में जितने भी जीरोस हैं वो सारे यहाँ पे काउंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रूल्स याद रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस से आपको हो जाएंगे। फॉर द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यही नंबर विदाउट डेसिमल के मैं लिखूं, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो यहाँ जो लास्ट वाले जीरोस हैं ये काउंट नहीं होंगे। इसमें सिर्फ 307, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये वाला 0 काउंट हो रहा है ना? ये वाला क्यों काउंट हो रहा है? इस रूल से कि जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक नंबर आता है, एक जीरो आता है, तो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। 3 और 7 के बीच में जो है वो तो काउंट होगा। तो यहाँ पे 3 है, ये दोनों काउंट नहीं हो रहे क्योंकि लास्ट में डेसिमल नहीं है। डेसिमल अगर होता तो ये दोनों भी काउंट हो जाते जैसे यहाँ हुए थे, पर यहाँ ये नहीं होंगे। पर इसी में एक बात और है कि अगर ये किसी मेजरमेंट से आते हैं, अगर ये सारे जीरोस किसी मेजरमेंट से आ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ तो अलग बात है, लेकिन किसी मेजरमेंट से अगर ये सब आ रहे हैं तो मेजरमेंट के करस्पॉन्डिंग ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। इसमें ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ओके, अब आता है इफ द नंबर इज लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट से अगर कोई नंबर शुरू हो रहा है 0 पॉइंट समथिंग, तो the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. इसका मतलब 0.00345 अगर एक ऐसा नंबर है तो right of the decimal and left of the first non-zero number, ये जो दोनों जीरो आए ये significant नहीं है, ये काउंट नहीं होंगे। जो भी काउंट होंगे ये 3 काउंट होंगे। 3 significant figures यहाँ पे हैं। Similarly, all zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant. यहाँ पे अगर बात करें टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इस पॉइंट के बाद जितने जीरोस हैं सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। यहाँ पे इस नॉन डिजिट नंबर के बाद जितने जीरोस हैं वो सारे काउंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ जीरो था तो जीरो के बाद पॉइंट और फिर यहाँ जितने भी जीरो है वो काउंट नहीं होते, हमने पढ़ा। तो सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में अगर देखें यहाँ पे तो ये जीरो ये काउंट नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाला जीरो ये भी काउंट नहीं होगा, बचे कहाँ 30400। तो ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे काउंट होंगे। तो अगर पॉइंट के बाद ये जीरोस आ रहे हैं या पॉइंट के बाद ये लास्ट वाले जीरोस आ रहे हैं तो ये काउंट होंगे। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट चेंज करने पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स में कोई चेंज नहीं होता। 1.53 सेंटीमीटर्स को आप अगर मीटर्स में लिखेंगे तो बाय 100 करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, या किलोमीटर्स में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए
तो जितने ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी ये 3 डिजिट्स हैं और यहाँ भी ये 3 डिजिट्स ही हैं। उससे यूनिट चेंज करने से इनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इससे रिलेटेड मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact and they have infinite numbers of significant numbers. जैसे circumference अगर आप सर्कल के बोलेंगे 2 पाई आर है, तो यहाँ पे जो 2 है या ये जो पाई है, ये या जो 2 है एग्जैक्ट नंबर जो है ये, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप जैसा चाहें। इसमें आप 2.000 कितने भी जीरो लगाते चाहिए और ये सारे काउंट होंगे। आपने अभी यहाँ रूल्स में पढ़ा था ये कि जब इस तरीके से लिखा हो तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो यहाँ आप कितने भी नंबर लगाते चलिए, तो ऐसा जब भी नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्ट नंबर होगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये होंगे। ठीक है, पावर 10 की पावर जो लगती है वो इररिलेवेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट नंबर्स पे। 5.70 को आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, हमेशा इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स ही यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, 3 क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद जो भी जीरो होते हैं वो काउंट होते हैं। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था इस केस में कि यहाँ कितने बोले आपने 5, ये सारे आपने इसमें काउंट किए। तो पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो नंबर के बाद वाले जीरोस आ रहे हैं या फिर सिर्फ 0 आ रहे हैं, वो सारे काउंट होंगे। तो इतने सारे रूल्स इसके हैं जो आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम देखते हैं एक आध तो इसमें क्वेश्चंस करके देखते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है, 600800 ये कौन से रूल को सेटिस्फाई करता है, पहले इसको चेक करते हैं। तो देखिए नंबर क्या था अपना 600800, इसको याद रखिए 600800, अपन इसको चेक करने वाले हैं। ठीक है, कोई डेसिमल नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई डेसिमल नहीं है। तो देखिए ये ऐसा एक एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जब डेसिमल नहीं होता, the number without a decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant, जो लास्ट वाले जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इन जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर डेसिमल होता जैसे यहाँ था, तो ये सारे के सारे काउंट हो जाते। मान लीजिए यहाँ डेसिमल होता तो ये 6 के 6 काउंट हो जाते, बट क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है तो ये 4 ही काउंट होंगे। तो ये एक रूल की प्रैक्टिस हो गई आपकी। इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। ये 4 जो है आपके 1 2 3 4, ये आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिमिलरली ये देखते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला 400, बता पा रहे हैं कितना आएगा इसमें? सेम रूल अप्लाई हो रहा है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आएंगे इसमें? 1 ओनली 4 जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 0 को काउंट नहीं करना है क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, वो काउंट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला बताइए कितने आने वाले हैं इसमें? रूल अगर याद आ रहा है तो बताओ। 0.007 फॉर अ नंबर लेस देन 1। अगर पॉइंट के तुरंत बाद 0 चल रहे हैं तो ये काउंट नहीं होते हैं। काउंट क्या होगा? सिर्फ ये। तो अगेन हियर इज 1। रूल पढ़ लो यहाँ पे जल्दी से। If the number is less than 1, the zeros on the right side of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. यहाँ पे ये सारे significant नहीं है, only 3 4 5 was the significant, but यही zeros जो बाद में आए वो significant थे। ध्यान रखो कि पॉइंट के तुरंत बाद वाले जो जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं अगर आगे कोई नॉन जीरो नंबर आने वाला है, लेकिन नॉन जीरो नंबर के बाद वाले जीरोस ये काउंट होते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें। नेक्स्ट बताइए ये वाला कितना आंसर आना चाहिए? कितना आना चाहिए? एक एग्जैक्ट नंबर है, साथ में पॉइंट लग रहा है और 0, तो 4 और 5। 5 बहुत बढ़िया। इसमें आएंगे 5 नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका एग्जांपल ये रहा, ये जो आपने 40.00 लिखा है ये इसका एग्जांपल है कि अगर एक पॉइंट लग गया और उसके बाद सिर्फ 0 है तो वो सारे जीरोस काउंट होंगे। ठीक है, तो ये सारे जीरोस आप काउंट करेंगे। तो यहाँ भी आपका ऐसा ही है, नॉन डिजिट जो नॉन जीरो है वो तो सारे होते ही हैं, तो ये 4 तो होने ही थे, प्लस ये 0 भी काउंट होगा, तो ये हो गए 5। यहाँ बताइए
क्या 10 की पावर का कोई फर्क पड़ता है? नहीं, 10 की पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ देखना है ये अपने को यहाँ पे, और यहाँ पे ये तीनों ही काउंट हो जाएंगे क्योंकि तीनों नॉन जीरो हैं, तो हो जाएगा 3। सिमिलरली लास्ट वाले में बता दो आंसर क्या आना चाहिए? 4। 4। ये चारों इसमें काउंट हो जाएंगे, ये काउंट नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सब काउंट नहीं होंगे। जो काउंट होंगे वो ये काउंट होंगे, दिस इज 4। ये वाला जीरो काउंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए ये वाला जीरो काउंट होगा, सो आंसर शुड बी 4। ठीक है, तो अब ये काम कहाँ आएगा, अपन इस बारे में बात करते हैं। तो काम आएगा जब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि राइट दिस आंसर टू द 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आप करेंगे इसको यूज। जैसे आपके पास आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके पास आंसर आया 52.6431, ये आपके पास एक आंसर आया। आपको बोला गया कि राइट इट टू द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 52.64, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। अब ये मैंने किया राउंड ऑफ, मैंने क्या किया, इस 3-1 को हटाया, 3-1 को हटा के मैंने इसको ऐसा लिखा है, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ। ठीक है, अब इस राउंड ऑफ के भी कुछ रूल्स हैं, बहुत रूल्स पढ़ने वाले हैं आज अपन। इस राउंड ऑफ के भी कुछ रूल्स हैं, जल्दी से देख लो रूल्स क्या क्या है, बड़े आसान से, हालांकि इसके बहुत ज्यादा इसके टफ नहीं है, तो रूल्स पढ़ लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जैसे मैंने वहां पे 0.3 जो लास्ट वाला 31 था उसको ड्रॉप किया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड नॉट बी या शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, मुझे इसको करना है, लास्ट वाला डिजिट ड्रॉप करना है, तो क्योंकि लास्ट वाला डिजिट विच इज 2 इज लेस देन 5, तो मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूंगा, दिस इज 7.3 एज इट इज। लेकिन अगर यही जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 8.94 है, अच्छा ये तो पहले का एग्जांपल है, यहाँ देखते हैं, दिस इज 17.26। अगर मुझे 6 को ड्रॉप करना है, दिस 6 इज मोर देन 5, तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो होगा 17.3। ये 2 जो है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, आएगा 17.3। तो जब आप जो डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, इफ लेस देन 5 तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा, यहाँ 8.9 का 8.9 रह जाएगा। बट जब वो ड्रॉप करा हुआ डिजिट इफ मोर देन 5, तो आपको उससे पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ 11.89 है, इस 9 को जब आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एक इंक्रीज करना पड़ेगा 8 में, तो ये हो जाएगा 11.9, ये आपको देखना। ठीक है, और रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर वो एग्जैक्ट 5 है तो क्या करें, फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0। जैसे यहाँ पे ये है, आपको इसको पूरे को ड्रॉप करना है, 5-2 को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो अगर 5 से आगे एक मोर देन 0 नंबर है, अदर देन 0 कोई नंबर है, तो आपको यहाँ पे एक इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7.352 था, आपको इस 5-2 को ड्रॉप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7.4 कर देना पड़ेगा, एक आपको इंक्रीज कर देना पड़ेगा। क्या था ये, अगर 5 से ड्रॉप करना है, इधर अगर 0 होता तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता, बट यहाँ पे 0 नहीं था, नॉन 0 नंबर था, तो आपने इसको एक इंक्रीज कर दिया, 7.4 कन्वर्ट कर दिया। ऐसे अगर यहाँ बात करें, तो इसमें अगर आपको इस 5-9 को ड्रॉप करना है, तो 5-9 को आप ड्रॉप करके यहाँ पे 2 कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 18.2। इस तरीके से अगर डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है और 5 फॉलोड बाय जीरोस हैं, then the preceding digit does not change if it is even। यहाँ पे फिर कंडीशन लग गई कि अगर ये 5 है, इसको ड्रॉप करना है, या 5 के आगे 0 है, इसको ड्रॉप करना है, तो इससे पहले वाला नंबर अगर इवन नंबर है तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये 3.4 रह जाएगा, ये 8.2 रह जाएगा। लेकिन वही अगर 5 और 5 के बाद 0 है, उसको ड्रॉप करना है, और अगर वो ऑड नंबर है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 को ड्रॉप करना है, 50 को ड्रॉप करना है, तो ये 3.4 हो जाएगा, क्योंकि 3 इज एन ऑड नंबर, ये 3 है, ये भी 4 हो जाएगा, तो 8.4 हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बहुत चिंता नहीं करने में, फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सारे रूल्स याद कर लेंगे और सीख जाएंगे, नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ भी नंबर अपने हिसाब से रैंडम नंबर लिख लीजिए, उसको राउंड ऑफ करने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि भाई
आप इस रूल्स में से चेक कीजिए कि कैसे इसको कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 10-12 नंबर्स को, तो आप धीरे धीरे इस बात को समझ लगेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। 18.35 को 3 डिजिट तक राउंड करना है, अप टू 3 डिजिट्स, मतलब आपके आंसर में फाइनल 3 डिजिट होने चाहिए। तो 18 रहेगा और यहाँ वाला एक नंबर आपका रहना चाहिए। तो बेसिकली आपको 5 को ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करने के अपने पास रूल्स थे। क्या था कि अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब सिर्फ 5 को आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो उससे पहले वाले नंबर को चेक करो वो ऑड है या इवन। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑड है तो +1 करना पड़ेगा। देखो लास्ट वाला रूल था ना कि इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो अगर वो ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर दो। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 18.4 हो जाएगा। ये आपने 5 को ड्रॉप किया, 3 इज ऑड नंबर, इसमें आपको +1 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 18.4। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं सेकंड केस में आपको फिर से 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है और इस बार आपको 5 ड्रॉप करना है। 5 ड्रॉप करने का रूल, पहला वाला चेक करो इवन या ऑड। अगर इवन है तो सेम रहेगा, यहाँ पे इवन है तो रहेगा सेम 19.4, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101.55 अप टू 4 डिजिट्स, तो फिर से आपको इस 5 को ड्रॉप करना है। अप टू 4 डिजिट मतलब ये 1 2 3 और यहाँ से एक आएगा डिजिट 4, इस 5 को ड्रॉप करना है। इस 5 को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर से पहले वाला चेक करो, अगर ऑड है तो +1 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 101.6 इंटू 10⁻6, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10⁻6 वाला ये सब काउंट नहीं होता, राउंडिंग ऑफ यहीं पे देखी जाती है। तो ये 5 था, इससे पहले भी 5 था विच इज एन ऑड नंबर, +1 किया हो गया 6। सिमिलरली यहाँ देखेंगे अप टू 3 डिजिट्स। अब देखो इसको ध्यान से, इसको 3 डिजिट अगर राउंड ऑफ करें 3 डिजिट तक तो कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका होता है 10 की पावर में लिखना। ठीक है, इसको क्या करेंगे 10 की पावर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिखता हूं पहले ऐसे 2.48337 इंटू 10⁻5। देखो ध्यान से, अगर मैं इस 10⁻5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी क्वांटिटी एज इट इज वापस बन जाएगी। तो पहली बात तो इसको लिखना होता है इस तरीके से, जहां पे आप एक डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लगा रहे हैं। अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3। तो अप टू 3 मतलब इस पूरे को आपको हटाना है, इस पूरे को आपको ड्रॉप करना है, तभी आप 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर पाएंगे 1 2 3 तक। ठीक है, ड्रॉप करने वाली क्वांटिटी ये है 337 इज लेस देन 550 500, आप ऐसे चल सकते हैं। तो आप यहाँ 3 नंबर की क्वांटिटी को ड्रॉप कर रहे हैं, 3 नंबर की क्वांटिटी, दिस इज लेस देन 500। तो आप जानते हैं कि जब लेस देन 5 होता है तो कोई चेंज नहीं होता। सिमिलरली लेस देन 50 होगा अगर 2 ड्रॉप कर रहे हैं, लेस देन 500 होगा अगर 3 ड्रॉप कर रहे हैं। तो लेस देन 500 है, यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2.48 इंटू 10⁻5। सोचो यही नंबर अगर ऐसा होता 2.48627, अगर ऐसा एक नंबर होता, इसको आप ड्रॉप करते 3 डिजिट तक, तो आपको इन तीनों को हटाना था। एंड दिस नंबर इज मोर देन 500, तो यहाँ पे +1 हो जाता, 2.49 इंटू 10⁻5 हो जाता है ये। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है लेस देन 500 है, इसलिए अपन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए। तो आपको एक डिजिट हटाना है, आप 5 से कंपेयर कर लो, 2 हटाने 50 से कर लो, 3 हटाने 500 से कर लो, 4 हटाने 5000 से कर लो। तो बेसिकली आपको इस तरीके से इसको चेंज करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, 12.653 अप टू 3 डिजिट्स। 3 डिजिट से मतलब ये दोनों आपको हटाने हैं। इन दोनों को हटाने का रूल क्या था, जब 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर हो तो क्या होगा, एक आगे इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली आप इसको ऐसा देख लो कि आपको 2 नंबर हटाने हैं ना, जब 2 नंबर हटाने हैं तो दिस क्वांटिटी इज मोर देन 50, जैसे हमने अभी यहाँ चेक किया था। वैसे आप यहाँ पे 2 हटा रहे हो तो 50 से चेक कर लो, मोर देन 50 है तो एक इंक्रीज कर दो। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.76 में एक इंक्रीज कर दिया 12.7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब कल अपन इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि जो सिग्निफिकेंट नंबर्स थे उनके ऑपरेशंस कैसे होंगे, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो पाएगा या मल्टीप्लिकेशन कैसे हो पाएगा। ठीक है, इस पे अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, और ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय।